मेरा नाम है मोहित छावड़ा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम डिज़ाइन में डेटाबेस के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। देखिए, मान लो आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन चला रहे हो और उसमें आप अपनी प्रोफाइल पे जाते हो, तो आप अपनी प्रोफाइल में क्या क्या देखते हो? जो भी आपने सारे पोस्ट किए होते हैं वो सारे आपको दिखने लग जाते हैं अपनी प्रोफाइल में। जैसे कोई भी आपने रील डाली है या कोई फोटो डाली है, सब कुछ आपको विजिबल हो जाता है आपकी प्रोफाइल में। तो अब सोचने वाली बात ये है कि आपको ये सारा डेटा कैसे दिखता है। आप ये कह सकते हो कि आप क्लाइंट हो तो आपने अपने मोबाइल फ़ोन से रिक्वेस्ट की सर्वर को, ठीक है, यहाँ पे सी लिख देता हूँ, मतलब क्लाइंट, और ये हो गया आपका सर्वर, ये हो गई आपकी रिक्वेस्ट। तो REQ से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि आपने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स भेजा, तो लिख देता हूँ RES शॉर्टकट में, जिसका मतलब है रिस्पॉन्स। तो सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स भेजा, तो आपने अपने मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन या फिर अपनी वेबसाइट पे वो डेटा डिस्प्ले कर दिया। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सारा डेटा आया कहाँ से सर्वर के पास? तो उसका जवाब है डेटाबेस। ये सारा जो डेटा है ये स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर बनाया है, वैसे हम एक और यूनिट बना देते हैं जिसको हम कहेंगे डेटाबेस, जहाँ पे ये सारा डेटा स्टोर होगा। तो जैसे ही आपका क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई सर्वर के पास, सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेस करेगा, देखेगा कि क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड है और फिर वो क्वेरी भेजेगा डेटाबेस के पास। अब डेटाबेस में बहुत सारा डेटा प्रेजेंट है, आप ये समझ सकते हो कि मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा उसमें प्रेजेंट होगा। अब जो क्वेरी आई है डेटाबेस के पास, उसके बेसिस पे वो डेटा को फिल्टर करेगा और वापस कर देगा रिजल्ट सर्वर के पास। अब सर्वर के पास डेटा आ चुका है डेटाबेस से, अब वो उस पर कुछ और मॉडिफिकेशंस अगर रिक्वायर्ड हैं तो वो कर देगा। जैसे कि हो सकता है आपने अपने क्लाइंट या यूजर को कुछ अलग तरह से डेटा दिखाना हो, फिर वो हल्की फुल्की मॉडिफिकेशंस हम सर्वर लेवल पे कर देंगे और फिर सारा का सारा रिस्पॉन्स वापस भेज देंगे क्लाइंट के पास। तो ये जो सारा डेटा का कंपोनेंट है वो स्टोर हो रहा है डेटाबेस में। तो अगर हम समझें कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है जो कि स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड है इस तरह से कि वो इजीली एक्सेस हो पाए, मैनेज हो पाए या अपडेट किया जा सके। तो डेटाबेस में बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाता है ताकि आप उसे इजीली एक्सेस कर पाओ, मैनेज कर पाओ या उसे अपडेट कर पाओ। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि डेटाबेस जो है वो एक्ट करता है सोर्स ऑफ ट्रूथ। तो बेसिकली सारा डेटा हैंडल हो रहा है डेटाबेस में, तो हम सारा डेटा लेके भी आ रहे हैं डेटाबेस से और उसे ही हम अपना सोर्स ऑफ ट्रुथ मानेंगे कि सारा सही डेटा जो है हमारे पास वो डेटाबेस में होगा। अब यहीं पे सारा डेटा स्टोर भी होगा, अपडेट भी होगा, डिलीट भी होगा और यहीं से हम सारा डेटा फेच भी करेंगे। अब समझते हैं कि डेटाबेस रिक्वायर्ड क्यों है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है परसिस्टेंट स्टोरेज। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि जैसे आपने कोई अपनी फ़ोन में एप्लीकेशन खोली, ठीक है, उसमें हो सकता है कि आपको कुछ डेटा रखना हो। अब हो सकता है वो आप उसे मेमोरी में रख लो, जैसे आपने हैश मैप बना लिया, उसमें हमने कुछ डेटा स्टोर करके रख दिया, लेकिन वो इन मेमोरी स्टोरेज है। जैसे ही आपने अपनी एप्लीकेशन क्लोज की, उसे बंद किया, रीसेंट से रिमूव कर दिया, वो डेटा खत्म हो जाएगा क्योंकि वो इन मेमोरी स्टोरेज थी। अब मान लो आप जैसे इंस्टाग्राम यूज करते हो या गूगल फोटोज यूज करते हो या जीमेल, ट्विटर, इस तरह की एप्लीकेशंस यूज करते हो। आपने बहुत सारी फोटोज डाली हुई हैं, मान लो गूगल फोटोज पे या इंस्टाग्राम में आपने पोस्ट डाले हुए हैं। अब क्या आपको सही लगेगा कि आपने एप्लीकेशन बंद की और आपके सारे के सारे पोस्ट उड़ गए? अगली बार आपने एप्लीकेशन खोली तो आपको अपने पोस्ट दिख ही नहीं रहे, ये तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए जो आपके डेटा को पूरी तरह से स्टोर करके रखे। ऐसा नहीं कि आपने एप्लीकेशन बंद की या क्लियर कर दी कैश तो वो डेटा उड़ गया, ऐसा नहीं हमें चाहिए। हमें परसिस्टेंट स्टोरेज चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेटाबेस, जो कि स्टोर करेगा आपका डेटा बियॉन्ड मेमोरी लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोग्राम्स। कि अगर आपने एप्लीकेशन बंद भी कर दी, रिसेंट से हटा दी, चाहे आपने क्लियर कर दी कैश, आपका डेटा रिमूव नहीं होगा। इसके अलावा एक और जो बेनिफिट है वो है स्ट्रक्चर्ड एक्सेस। देखिए, आपके जो डेटाबेस में मिलियंस ऑफ एंट्रीज होती हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा होगा, तो जहां आप डेटा रखते हो वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि वो मिलियंस ऑफ एंट्रीज में से जो आपको रिक्वायर्ड डेटा है वो क्विकली एफिशिएंटली फाइंड आउट कर पाए। तो इस केस में डेटाबेस काफी काम आते हैं। अब वो कैसे इतना फास्ट सर्च कर लेते हैं, उसकी काफी सारी टेक्निक्स है जो हम आगे देखेंगे। जैसे इंडेक्सिंग एक टेक्निक है जो डेटाबेस में काफी हेल्प करती है कि हम बहुत जल्दी सर्च कर पाएँ जब बहुत ज़्यादा एंट्रीज हों। उसके बारे में हम अलग से वीडियो में
डिस्कस करेंगे। तो अगला पॉइंट है कॉन्करेंसी, जिसका मतलब है कि बहुत सारे यूजर्स एक टाइम पे आपके डेटाबेस में रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो डेटाबेस है, वो कैपेबल है कि बहुत सारे यूजर्स एक ही टाइम पे कुछ ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर पाए। और बाकी भी कुछ चीजें हैं जैसे डेटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी, ये सब चीजें आपको डेटाबेस में मिलती हैं। तो इसलिए डेटाबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिस्टम डिजाइन का। जैसे हमने क्लाइंट सर्वर की बात की, उसके अलावा आता है एक डेटाबेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब बहुत ही बेसिक से एग्जांपल के साथ हम इसे समझते हैं। यहाँ पे हमने एक कोचिंग सेंटर का एग्जांपल लिया है जहाँ पे हमने कुछ डेटा रखा है, जैसे स्टूडेंट नेम हो गया, हर एक स्टूडेंट का फ़ोन नंबर हो गया और उन्होंने कौन से कोर्स के लिए इनरोल किया हुआ है। अब सोचिए पुराने ज़माने की बात करें तो हो सकता है आपने एक रजिस्टर या कॉपी रखी हो जिसमें आपने ऐसा डेटा मेंटेन करके रखा होता है कि कौन कौन स्टूडेंट है, उनका फ़ोन नंबर क्या है और उनका कोर्स क्या है। लेकिन अब है ऑनलाइन ज़माना, तो अब ये सब चीज़ें आप स्टोर करके रख सकते हो डेटाबेस में। जैसे डेटाबेस में आपकी जो है उसमें स्टूडेंट नेम है, फ़ोन नंबर है, कोर्स है, एग्जांपल राहुल, प्रिया, अमित, ये नाम हो गए, उनके फ़ोन नंबर हो गए और कौन सा कोर्स है वो भी हमने उनके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख दिया है। वैसे सोचने वाली बात ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे मोहित छाबड़ा टेक में हम जावा भी सिखाते हैं, डीएस से भी सिखाते हैं और सिस्टम डिज़ाइन भी सिखाते हैं। वाह लाजवाब। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, सब कुछ सीखेंगे इकट्ठे और आपकी ड्रीम कंपनी भी क्रैक करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि ये आपका डेटाबेस है जहाँ पे हमने बेसिक सी इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है। अब आप इसमें एक और नए स्टूडेंट का डेटा भी ऐड कर सकते हो, जिसे हम कहेंगे इंसर्ट ऑपरेशन। जैसे अगर मैं इंसर्ट कर दूं यहाँ पे अपना नाम मोहित और इसके अलावा फोन नंबर भी है तो कुछ रैंडम डाल देंगे, 10 डिजिट्स का कुछ नंबर होगा, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे कोर्स में मैंने लिख दिया मान लीजिए जावा। तो इस तरह से आप एक नए स्टूडेंट का डेटा भी इंसर्ट कर सकते हो, जिसे हम कहेंगे इंसर्ट ऑपरेशन। उसके अलावा मान लो कि आपको प्रिया का फ़ोन नंबर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, उसे हम कहेंगे अपडेट ऑपरेशन, कि आपने एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट किया है। तो जब आप वो करेंगे तो ये नंबर चेंज होकर जो आप नया नंबर देंगे उससे अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा एक और ऑपरेशन होता है रिमूव करने वाला। मान लो आपको अमित का डेटा रिमूव करना है इस डेटाबेस में से, तो आप वो भी कर सकते हो, जिसे हम कहेंगे डिलीट ऑपरेशन। तो जब आप वो करेंगे तो अमित का डेटा इस डीबी में से निकल जाएगा। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन होता है डेटाबेस में, जो कि होता है सर्च ऑपरेशन। कि मान लो आपको सारे ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जो कि जावा कोर्स में इनरोल्ड हैं, तो जब आप वो करोगे तो राहुल और मोहित का डेटा आ जाएगा आपके पास। तो वो हो गया आपका सर्च ऑपरेशन। तो कुल मिलाकर आपके जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और उसके अलावा सर्च ऑपरेशन कह सकते हो। यहाँ पे हमने सिलेक्ट लिखा है क्योंकि उसकी जनरली क्वेरी सिलेक्ट से शुरू होती है, पर सर्च ऑपरेशन, इंसर्ट ऑपरेशन, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन। तो इसे CRUD ऑपरेशंस भी कह दिया जाता है, CRUD, जिसमें C स्टैंड करता है आपका क्रिएट, यानी कि इंसर्ट के लिए भी आप कह सकते हो। R स्टैंड करता है रीड ऑपरेशन के लिए, जो कि हमने यहाँ पे देखा सर्च या सिलेक्ट, जो भी हम उसे कह सकते हैं। U स्टैंड करता है अपडेट के लिए, जो कि हमने यहाँ पे देखा, और D करता है डिलीट के लिए। तो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम डेटाबेस में परफॉर्म कर सकते हैं। अब चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लो आपके पास एक एप्लीकेशन है और उसमें कोई एक यूज़र है जिसका नाम राहुल है, वो लॉगिन करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले फ्रंट एंड में मान लो उसे एक पेज दिखता है जहाँ पे उसे लॉगिन का ऑप्शन दिखता है, जहाँ पे वो डालेगा अपना ईमेल और उसके अलावा डालेगा अपना पासवर्ड, और फिर उसके बाद एक सबमिट का ऑप्शन होगा या फिर साइन इन का ऑप्शन होगा। यहाँ पे यूज़र अपना ईमेल आईडी डालेगा, यहाँ पे पासवर्ड डालेगा और फिर साइन इन पे क्लिक करेगा। तो उसका फ्लो देखते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले हमने बात की कि राहुल जो है वो अपना ईमेल और पासवर्ड इन दोनों फील्ड्स में डालेगा और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देगा। ये आपका फ्रंट एंड का या फिर यूआई का, मतलब जो भी आपकी एप्लीकेशन है या वेबसाइट है उसका एक पेज है, उसने अब लॉगिन पे क्लिक कर दिया अपनी डिटेल्स भरने के बाद। अब होगा क्या है कि जो भी आपका ये फ्रंट एंड है, या तो ये हो सकती है आपकी ऐप हो सकती है, मोबाइल ऐप हो सकती है, या फिर उसके बाद आपकी ये वेबसाइट भी हो सकती है, करेक्ट। अगर आप लैपटॉप पे चला रहे हो तो जनरली आप वेबसाइट यूज़ करते हो, और अगर आप मोबाइल फ़ोन पे चला रहे हो तो जनरली आपकी एप्लीकेशन होती है। तो ये आपका बेसिकली फ्रंट एंड बोल सकते हो या इसे क्लाइंट भी बोल सकते हो। तो अब होगा क्या कि जब आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगी फ्रंट एंड से सर्वर के पास। तो ये आपका सर्वर मैं बना देता हूँ, ये सर्वर हो गया मान लो।
तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट चलेगी। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, जो आपका फ्रंट एंड है वो सेंड करेगा इस इन्फॉर्मेशन को बैक एंड के पास। जैसे हमने कोई एक एपीआई बना ली कि पोस्ट एपीआई है जिसका नाम लॉगिन है मान लो इस एपीआई का, और उसकी बॉडी में हमने डिटेल भेज दी कि ईमेल ये है और पासवर्ड ये है। मान लो जो भी राहुल ने टाइप किया था, तो राहुल ने ये अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड भेजा था, तो यही हम सर्वर के पास भेज देंगे। अब बैकएंड के पास ये रिक्वेस्ट आ जाएगी, तो बैकएंड रिसीव्स दिस रिक्वेस्ट। अब उसे वेरीफाई करना है कि क्या ये क्रेडेंशियल्स जो है वो सही है या नहीं। तो अब सर्वर को कैसे पता कि ये डेटा सही है या नहीं, वो चेक करेगा डेटाबेस के थ्रू। तो वो डेटाबेस को एक क्वेरी भेजेगा। क्या क्वेरी भेजेगा? इस तरह से एक क्वेरी भेजेगा। मान लो आपका एसक्यूएल डेटाबेस है। डेटाबेस आपके दो तरह के हो सकते हैं, वो हम डिटेल में आगे में समझेंगे, लेकिन मान लो अभी आपका नॉर्मल एसक्यूएल डेटाबेस है और वो उसको एसक्यूएल क्वेरी भेज देता है कि जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल टू rahul@gmail.com। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, मतलब हम सर्च ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या फिर रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं डेटाबेस में। हमने उसे कहा कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन दो जहाँ पे आपका ईमेल जो है ये वाला है जो हमें एपीआई रिक्वेस्ट में मिला है। अब आप ये सोच सकते हो कि जो आपका सर्वर है वो जो आपके डेटाबेस को है, डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजता कैसे है, कि इसने इसको भेजनी है एक क्वेरी, वो कैसे भेजता है? वो यूज़ करता है डेटाबेस ड्राइवर को, या फिर ORM जिसे हम कहते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर होता है, जिसके थ्रू बैकएंड जो है आपका वो सेंड करता है क्वेरी को डेटाबेस में। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। अभी आप ये समझिए कि बेसिकली सर्वर ORM के थ्रू या डेटाबेस ड्राइवर के थ्रू ये क्वेरी भेज सकता है डेटाबेस को। अब इस स्टेप पे आपकी डेटाबेस के पास क्वेरी आ चुकी है। अब हम चेक करते हैं सैंपल डेटाबेस की डेटा पढ़ा कैसे होगा डेटाबेस में। तो ये आपका मान लो टेबल है डेटाबेस के अंदर जिसका नाम है यूज़र्स, जिसके अंदर यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन है। तो उसके अंदर एक आईडी होगी जो कि प्राइमरी फील्ड बन रही होगी, जो कि यूनिक है, जैसे 1 2 3। तो ये यूनिक की है कि हर एक जो आपकी रो है उसको अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी यूनिक प्राइमरी की है। तो बेसिकली हर एक यूज़र के लिए ये एक यूनिक की हो गई, जिसे हम प्राइमरी की भी बोलते हैं, जैसे हम यहाँ पे आईडी लिख रहे हैं। उसके अलावा नाम है, किसी भी स्टूडेंट का जो है नाम लिखा हुआ है, जैसे राहुल, प्रिया, अमन, हमने ये डेटाबेस में एंट्री की हुई है। उसके बाद उनका ईमेल है, हर एक का ईमेल आईडी होता है, तो वो भी स्टोर्ड है। अब उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड हैश। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी होगी कि डेटाबेस में कभी भी जो पासवर्ड है वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। की गलती से मान लो आपका कभी डेटाबेस हैक हो जाता है, तो जो हैकर है या मैलिशियस यूज़र है उसको डायरेक्टली वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड पड़ा होता, तो अगर कभी भी आपका डेटाबेस हैक होता है तो उसको डायरेक्टली सारा डेटा मिल जाएगा कि ये ईमेल है, ये पासवर्ड है, तो वो तो कहीं से भी लॉगिन कर सकता है। इसीलिए सिक्योरिटी रीजंस के लिए कभी भी जो डेटा है आपका वो प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं होता। उसमें हम लगाते हैं जनरली हैशिंग एल्गोरिदम्स, ताकि आपका जो डेटा है वो डायरेक्टली एज अ प्लेन टेक्स्ट स्टोर ना हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हैश्ड पासवर्ड स्टोर किए हुए हैं हमने अपने डेटाबेस में। अब हैशिंग, इनक्रिप्शन, इनकोडिंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा उस पर एक अलग से वीडियो बना दूँ। इसके अलावा हमारे डेटाबेस में हमने स्टोर किया हुआ है क्रिएशन टाइम, कि कब ये यूज़र का डेटा हमने क्रिएट किया, मतलब कब इंसर्ट किया था। उसके अलावा हमने एक और फील्ड रखी हुई है इज़ एक्टिव, जो कि हमने रखा हुआ है कि क्या ये यूज़र एक्टिव है या ये हमने इसे बैन किया हुआ है ड्यू टू सम रीजन, इस तरह की चीज़ें। तो ये आप देख सकते हो, मैंने आपको डमी टेबल दिखा दिया है कि किस तरह से डेटा आपका स्टोर हो रहा है डेटाबेस में। अब आप सोचिए कि अगर इस डेटाबेस टेबल पे आपने ऊपर वाली क्वेरी रन की, जो कि हमने ऊपर सर्वर से भेजी थी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल टू rahul@gmail.com। जब हमने ये वाली क्वेरी इस पूरे टेबल पे रन की, ये जो आपका टेबल था इसमें जितना भी डेटा था उस पर रन की, तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये वाली एंट्री मिल जाएगी। तो जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, आईडी हो गई 1, नेम हो गया राहुल, ईमेल हो गया, पासवर्ड हैश आपको मिल गया, क्रिएटेड टाइम और इज एक्टिव भी आपको मिल गया। तो बेसिकली आपके सर्वर के पास डेटा आ चुका है कि क्या ये ईमेल एग्जिस्ट करता भी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हैश्ड पासवर्ड है वो क्या है। अब जो आपका सर्वर है आगे अपना लॉजिक लगा सकता है, कंपेयर कर सकता है कि जो आपको रिक्वेस्ट में पासवर्ड मिला है क्या वो सेम है जो इस हैश्ड पासवर्ड के। अगर तो ये दोनों सेम हुए तो वो बेसिकली रिटर्न कर देगा कि ये करेक्ट हैं क्रेडेंशियल, तो आगे साइन इन वो अलाउ कर देगा। और अगर ये सेम नहीं हुए
तो वो बोल देगा कि रॉन्ग और इनवैलिड क्रेडेंशियल्स कि दोबारा से एंटर करो। तो इस तरह से आपका फ्लो पूरा काम करता है। क्लाइंट भेजेगा रिक्वेस्ट सर्वर को, सर्वर चेक करेगा रिक्वेस्ट को, आइडेंटिफाई करेगा कि क्या क्या डेटाबेस में से आपको डेटा चाहिए, वैसी वो क्वेरी बनाएगा और डेटाबेस के पास भेज देगा। डेटाबेस में मिलियंस ऑफ एंट्रीज हो सकती हैं, उसमें से वो जो आपकी क्वेरी है उसमें से डेटा निकाल के लाएगा, आपको देगा और उसके बाद आप अपना आगे लॉजिक लगा सकते हो सर्वर बैकएंड पे। तो इसके अलावा आप सोच सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऊपर आपको डेटाबेस ड्राइवर के बारे में कहा था, तो अगर हम उसके बहुत ही ब्रीफ लेवल पे अगर हम उससे समझे तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि डेटाबेस ड्राइवर क्या है। वो एक ट्रांसलेटर की तरह काम कर रहा है, जिसके थ्रू आपका जो बैकएंड कोड है वो बात कर सकता है डेटाबेस से इन इट्स नेटिव लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो उसमें JDBC ड्राइवर होता है डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए। इसी तरह से बाकी लैंग्वेजेस के लिए भी हैं, जैसे पाइथन और नोड.js के लिए हमने यहाँ पे बताया है। तो बैकएंड कोड आपका कुछ इस तरह से होगा कि आपने क्या किया है कि एक क्वेरी की है और उसका रिजल्ट स्टोर कर लिया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो आपका बैकएंड है वो ओपन करता है एक कनेक्शन डेटाबेस के साथ वाया TCP और IP प्रोटोकॉल। उसके बाद ये सेंड करता है क्वेरी ओवर दिस कनेक्शन। जो आपने कनेक्शन बिल्ड किया है डेटाबेस के साथ उस पे आप SQL क्वेरी सेंड करते हो। अब डेटाबेस जो है वो रिसीव करेगा इस क्वेरी को, उसे रन करेगा और फेच करके लाएगा आपके लिए रिजल्ट। जैसे मान लो कि आपने रीड क्वेरी दी है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, जैसे हमने ऊपर देखा वेयर ईमेल इक्वल टू जो आपने प्रोवाइड किया है। तो उसके बेसिस में डेटाबेस अपने जो एंट्रीज हैं उनमें से वो आइडेंटिफाई करेगा कहाँ उसे मैच कर रही है सेम ईमेल आईडी और वो वाला आपको रिकॉर्ड दे देगा। जो आपका रिजल्ट है वो उसी कनेक्शन पे वापस भेजा जाता है। अब उसके बाद आपका जो बैकएंड है उसे ये रिजल्ट मिल गया है और उसने उसके ऊपर जो भी लॉजिक लगाना हो, जैसे मान लो वो वैलिड है तो वो वापस रिस्पॉन्स भेज देगा फ्रंट एंड को कि ये सही है और आगे लॉगिन करने देगा। अगर वो सही नहीं होगा तो वहाँ पे रोक देगा और इनवैलिड बोल देगा। तो बेसिकली आपका जो डेटाबेस ड्राइवर है वो एक ट्रांसलेटर है जिसके थ्रू आपका बैकएंड है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकता है और उसे अपनी क्वेरीज भेज सकता है। कनेक्शन वो बेसिकली बिल्ड करता है जहाँ पे आपका क्वेरी सेंड होगी और उसका रिस्पॉन्स आएगा। अब इसके बाद अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ डेटाबेस की, तो आपके पास आते हैं दो तरह के डेटाबेस। सबसे पहला है आपके पास रिलेशनल डेटाबेस, जिसे हम SQL भी कह देते हैं, जो कि शायद आपने अपनी कॉलेज में भी पढ़ा होगा। ये बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। इसके एग्जांपल है MySQL, Oracle, SQL सर्वर और PostgreSQL। तो SQL डेटाबेस में जो आपका डेटा है वो स्टोर किया जाता है टेबल की फॉर्म में और डेटा रखा जाता है रोज एंड कॉलम्स में। जैसे कि आपकी एक्सेल शीट होती है जिसमें आपके पास रोज होती हैं और कॉलम्स भी होती हैं, उसी तरह इस डेटाबेस में आपका डेटा रखा जाता है। इसमें हम SQL क्वेरीज लिखते हैं, जैसे कि हमने ऊपर भी देखी थी। ये बेसिकली आपकी एक SQL क्वेरी है। तो और उसके बारे में और डिटेल में समझें तो ये एसिड प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है जो आपका SQL डेटाबेस है। एसिड का मतलब होता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। अब मैं आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। SQL वर्सेस नो SQL डेटाबेस में हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। बस अभी आप ये याद रख सकते हो कि जो आपका SQL है वो रिलेशनल डेटाबेस है जहाँ पे टेबल की फॉर्म में डेटा रखा जाता है और उसमें एसिड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है। उसका मतलब ये है कि जो आपकी बैंकिंग और ई-कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी SQL के थ्रू हैंडल होती हैं, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। जैसे मान लो कि A यूज़र है, उसके पास 100 रुपये थे, ठीक है, और एक B यूज़र है, उसके पास मान लो 10 रुपये थे। अब मान लो A यूज़र ने 50 रुपये B को दे दिए, तो आपको इंस्टेंटली दिखना चाहिए कि A का जो है वो उसमें 50 रुपये रह गए हैं क्योंकि 50 यहाँ से जा चुके हैं, और जो B है उसके पास जब वो पैसे आ जाएं तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूज़र को एक टाइम यहाँ पे दिख रहा है कि 100 ही है और बाद में दिख रहा है 50 है, फिर वो चेंज हो गया। तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो बैंकिंग की जो आपकी ट्रांजेक्शन्स है उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि मिलती है आपको एसिड प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, जो आपको रिलेशनल डेटाबेस यानी कि SQL से मिलती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए आप SQL डेटाबेस यूज़ करते हो। अब SQL के अलावा एक और तरह का डेटाबेस है जिसे हम कहते हैं NoSQL डेटाबेस। अब इसमें जो आपका डेटा है वो टेबल फॉर्म में स्टोर नहीं होता,
जैसे एसक्यूएल में तो आपका रोज कॉलम्स टेबल की फॉर्म में स्टोर हो जाता है डेटा। NoSQL में डेटा ऐसे स्टोर नहीं होता, तो इसलिए उसके पास 4 टाइप्स हैं। या तो आप डेटा को स्टोर कर सकते हो की वैल्यू पेयर में, उसका एक एग्जांपल है रेडिस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो उसने एक यहाँ पे दिए यूजर आईडी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेम लिखा है, आईडी है 123 और नेम है राहुल। तो की वैल्यू पेयर जैसे आप हैश मैप देखते हो उसी तरह से यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। ये काफी ज्यादा यूज होता है कैशिंग के पर्पज के लिए। अगला एक जो आपके पास NoSQL टाइप है वो है डॉक्यूमेंट बेस्ड, जिसका एक मेजर एग्जांपल है MongoDB। यहाँ पे हम जेसन जैसे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं जिनका फ्लेक्सिबल स्कीमा होता है। ये काफी ज्यादा यूज होता है एनालिटिक्स की फॉर्म में। थर्ड है आपके पास टाइप कॉलम फैमिली, जिनके एग्जाम्पल है कैसेंड्रा और HBase। इसमें होता क्या है कि जो कॉलम का वैल्यू है वो एक साथ स्टोर होता है। कहाँ यूज होता है? टाइम सीरीज डेटा में। अगला टाइप है आपका ग्राफ बेस्ड, जिसका एग्जाम्पल है Neo4j। यहाँ पे जो आपका डेटा स्टोर होता है वो नोड्स और एजेस की तरह से होता है। ये कहाँ पे यूज होता है? जैसे सोशल नेटवर्किंग वाली जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे डेटा वैसा स्टोर करना हो ग्राफ फॉर्मेट में, वहाँ पे यूज होता है। तो अभी हो सकता है आपको ये बहुत ज्यादा क्लियर ना हो रहा हो कि कहाँ कौन सा कब यूज करना है, वो कोई बात नहीं। मैंने आपको सिर्फ ऊपर से ओवरव्यू दे दिया कि डेटाबेस 2 तरह के होते हैं मेजरली। एक हो गया आपका SQL और एक हो गया NoSQL। अगर आपको एसिड प्रॉपर्टीज चाहिए कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा चाहिए जो बहुत ही कंसिस्टेंट रहे, तो आपको SQL यूज करना होगा। जैसे बैंकिंग वेबसाइट्स में आपको रिक्वायर्ड होता है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो SQL यूज होगा। अगर आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बाकी फीचर्स चाहिए, तो आप NoSQL यूज कर सकते हो। उसको डेटा स्टोर करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जो 4 हमने यहाँ पे देखे। अब SQL वर्सेस NoSQL की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आप डिटेल में समझ सकते हो कि इन दोनों में क्या फर्क है और कौन सा कब यूज करना चाहिए। अब आपको याद होगा कि हमने सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की बात की थी सर्वर्स के केस में। तो अब हमें देखना है कि क्या हमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को हैंडल करना है डेटाबेस में भी। जी हाँ, बिल्कुल। जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की बात करते हैं तो हमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को हमेशा अवॉइड करना है हर एक कंपोनेंट में। तो अब देखते हैं कि डेटाबेस में हम सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि अगर आपके पास एक ही DB है तो वो रिस्की है, क्योंकि अगर वो क्रैश हो गया, रुक गया, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम रुक जाएगा। इसलिए आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशन है। सबसे पहला होता है रेप्लिकेशन। यहाँ पे होगा आपके पास मास्टर स्लेव, या फिर आप उसे कह सकते हो प्राइमरी और रेप्लिका। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि जो आपका डेटाबेस है उसके अंदर मेन ऑपरेशंस होते हैं CRUD, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ठीक है, इसको आप मेन फॉर्म्स में लेके जाओ तो 2 में हो सकता है। एक हो गया रीड्स और राइट्स। ये सबसे ज़्यादा मेजर ऑपरेशन हो गया कि आपको रीड करना है डेटाबेस से या राइट करना है उसमें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रेप्लिकेट कर देंगे DBs को। जैसे यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये हो गया जो आपका, इसको हम प्राइमरी बोल देते हैं या फिर मास्टर भी बोल देंगे। ठीक है, उसके अलावा हमने यहाँ पे रेप्लिकास बना दिए। तो ये आपके होगा एक प्राइमरी या मास्टर हो गया। ये 3 जो आपके रेप्लिका हैं ये हो गया आपके स्लेव्स हो गए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि जो भी राइट रिक्वेस्ट आएंगी वो प्राइमरी DB से हैंडल होगी। जो आपका मास्टर है, राइट सारे यहाँ पे हैंडल हो रहे हैं। अब जो रीड रिक्वेस्ट है वो आपके ये जो स्लेव्स हैं, जैसे 3 रेप्लिका हमने अलग बना दिए, इनमें से हैंडल होगा। कि किस में जाएगा वो आप लोड बैलेंसर रख सकते हो कि कभी इस पे भेज दो, कभी इस पे भेज दो, कभी इस पे भेज दो। लोड बैलेंसर को जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि एक हमने क्यों रखा है राइट के लिए और 3 क्यों रखे हैं रीड ऑपरेशन के लिए। ये हमारे रीड ऑपरेशन के लिए 3 क्यों है रेप्लिकास? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिस्टम में जब आप देखोगे कि रीड ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू राइट ऑपरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे मैं अभी ये वीडियो डालूंगा तो मैंने एक राइट ऑपरेशन किया, लेकिन बहुत सारे यूज़र्स इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारे रीड ऑपरेशन हो रहे हैं। इसी तरह से जब आप इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हो, मान लो विराट कोहली ने कोई पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, तो एक राइट ऑपरेशन हुआ, लेकिन मिलियंस ऑफ यूज़र्स, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, उनका जो ट्वीट है या उनका पोस्ट है या स्टोरी है या रील है वो सब देखेंगे, तो रीड ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपके जो ज़्यादा रेप्लिकाज हैं वो रीड ऑपरेशन के लिए यूज़ होंगे। तो अब इसमें क्या फंडा यूज़ होगा कि मान लो इन 3 आपके जो रेप्लिकाज हैं जो रीड के लिए यूज़ हो रहा है उसमें से एक ख़राब हो गया, तो क्या होगा कि जो बाकी हैं वो तो चल रहे हैं ना, वो हैंडल कर लेंगे लोड को। इसी तरह से आप समझिए कि मान लो जो आपका प्राइमरी था वो तो अभी एक ही है जो मास्टर है, अगर वो ख़राब हो गया तो क्या होगा, तो जो आपके रीड रेप्लिकास हैं उनमें से कोई एक टेम्परेरी बेसिस पे मास्टर बन जाएगा। जब तक आपका पुराने वाला मास्टर सही नहीं हो जाता तब तक एक जो आपका रीड वाला है
वो एक्ट करने लग जाएगा मास्टर की तरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया, राइट जाएंगे मास्टर के पास, रीड जाएंगे स्लेव्स के पास, ठीक है। अगर मास्टर फेल हुआ तो एक रेप्लिका को प्रमोट कर दो, जो एक आपका भी सिर्फ रीडिंग के लिए काम कर रहा था उसको प्रमोट कर दो टेम्परेरी बेसिस पे एज अ मास्टर, वो अब मास्टर की तरह एक्ट करेगा और जो बाकी हैं वो स्लेव्स की तरह ही एक्ट करेंगे। इसी तरह से आपके पास और भी सोल्यूशन है, जैसे आप क्लस्टरिंग करते हो जिसमें भी आपके पास मल्टीपल मास्टर होते हैं जो हैंडल करते हैं राइट को। ये जो मैंने आपको पहले बताया ये एक टेक्निक है मास्टर स्लेव की, लेकिन उसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं जो अलग अलग डेटाबेसेस में यूज़ होती हैं। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, सबसे पहले जो ये रेप्लिकेशन है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है शार्डिंग की, जिसे हम हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग भी कहते हैं। तो इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर आपके डेटाबेस में बहुत ज़्यादा डेटा हो चुका है, ठीक है, तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिसे हम शार्डिंग कहते हैं। तो ये अब डेटा एक की जगह मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा छोटे छोटे शार्ड्स में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूज़र आईडी के बेसिस पे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इससे होगा क्या, वैसे तो जो हर एक शार्ड है उसका आप अलग से रेप्लिका रखोगे, ठीक है, जैसे ये वाला शार्ड है तो इसका रेप्लिका हो गया, बट वर्स्ट केस मान भी लो कोई एक शार्ड थोड़ी टाइम के लिए रुक गया तो क्या होगा कि बाकी शार्ड्स में से डेटा आता रहेगा। जैसे आप मान लो कि सिंपल भाषा में समझे कि आपके A to Z आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, करेक्ट। तो आपने मान लो कि जैसे A to I जो है वो आपका इस शार्ड में से डेटा आ रहा है, उसके बाद आपका J से मान लो R अल्फ़ाबेट तक इस शार्ड से आ रहा है डेटा, और उसके बाद ये लास्ट वाले शार्ड से S से Z तक का डेटा इस वाले शार्ड से या इस वाले डेटाबेस इंस्टेंस से आ रहा है। अब मान लो ये वाला शार्ड काम करना बंद कर गया तो आपकी जो सिर्फ J से R वाली रिक्वेस्ट है वो काम नहीं करेंगी, लेकिन A से I और S से Z वो तो काम करेंगी ना। और उसके अलावा मान लो कि सारा का सारा डेटा इसके अंदर होता, A to Z सारा कुछ इसमें से ही आ रहा था, अब ये थोड़े टाइम के लिए ये ख़राब हो गया, ये क्रैश हो गया, ये रुक गया, तो आपका सारा का सारा डेटा ख़राब हो जाएगा, कुछ चलेगा ही नहीं। तो इसलिए जब आपका डेटा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो आपको शार्डिंग कर लेनी चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने डेटा इनटू मल्टीपल स्मॉलर डेटाबेस यूनिट्स में। अब शार्डिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको अच्छे से डिटेल में मैं समझाऊंगा कि शार्डिंग क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि जो आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को अवॉइड करने के लिए रेप्लिकेशंस है, शार्डिंग भी एक टेक्निक है। उसके अलावा ऑफ कोर्स आपके पास है बैकअप एंड रीस्टोर, कि आपने रेगुलर स्नैपशॉट्स ले रहे हो, जैसे ही आपका डेटा है उसका आपने बैकअप बना के रखा हुआ है, ताकि अगर आपका जो डेटा है वो क्रैश या ख़त्म हो भी गया तो आपका जो रिकवरी है वहाँ से आप उसे दोबारा से बिल्डअप कर पाओ। तो ये हैं कुछ टेक्निक्स जिससे आप सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर डीबी में भी अवॉइड कर सकते हो। मेन पॉइंट आप ये याद रखना है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है वहाँ पे हम हर एक कंपोनेंट पे ये ट्राई करते हैं कि वहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कभी भी ना हो, चाहे वो सर्वर्स हो, चाहे वो आपकी कैश हो, चाहे वो आपके डेटाबेस हो। अब इसके अलावा एक और मेन पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल में दिखाया था कि जो सर्वर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है डेटाबेस में, तो ठीक है सर्वर साइड मतलब बैकएंड साइड आपका डेटाबेस का यूज़ होता है, उसके अलावा आपके फ्रंट एंड साइड पे भी डेटाबेस का यूज़ हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, तो आपकी मान लो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वो API रिक्वेस्ट करती है सर्वर को, ठीक है, ये आपका मैं लिख देता हूँ क्लाइंट, ये लिख देता हूँ सर्वर, और ये आगे डेटाबेस को रिक्वेस्ट करके डेटा लेके आता है, ठीक है। तो ये वापस यहाँ से क्वेरी से इसको डेटा मिलेगा, ये थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशंस करेगा और आपको रिस्पॉन्स में डेटा पूरा मिल जाएगा और आप क्लाइंट मतलब अपनी एप्लीकेशन पे दिखा दोगे, ठीक है। अब उसके अलावा आपकी एक फ़ीचर रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि कई बार आप जब ऑनलाइन ना हो, है ना, कि आपका इंटरनेट मान लो फ़ोन पे ना चल रहा हो, तो उस टाइम तो आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेज नहीं पाओगे क्योंकि इंटरनेट चाहिए। HTTPS रिक्वेस्ट आपने जो भी TCP प्रोटोकॉल के थ्रू मारना है उसके लिए तो आपको इंटरनेट चाहिए होगा ना, और इंटरनेट नहीं है तो आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। तो उस टाइम हो सकता है आपकी ये रिक्वायरमेंट हो, जब आप ऑफलाइन हो तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग डेटा था जो पिछली बार आपको मिला वो आप अपनी एप्लीकेशन में दिखा दो, करेक्ट। ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कई बार कि जो पुराना आपके पास डेटा था एटलीस्ट वो तो दिखा दो जब तक आप ऑफलाइन हो, और यूज़र को बाकी दे दो कि जब आप ऑनलाइन हो गए बाकी डेटा आप निकाल सकते हो। ऐसे आपने बहुत सारी एप्लीकेशन में देखा होगा। तो उस केस में आपने कई बार देखा होगा कि फ्रंट एंड भी डेटाबेस का यूज़ करता है, तो एप्लीकेशन में भी ऑप्शन होता है कि आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस में आप अपना डेटा रख सकते हो, ताकि
ऐसा ना हो कि आपने मान लो एप्लीकेशन खोली, आपने डेटा लाए अपने सर्वर से, ठीक है, उस टाइम इंटरनेट चल रहा था, आपके पास पुराना डेटा आ चुका है। अब अगर आपने मान लो उस डेटा को अपने सिर्फ इन मेमोरी रखा, तो यूज़र ने जब बैक प्रेस किया या रिसेंट से रिमूव कर दिया या कैश क्लियर कर दी, तो अगली बार जब वो आएगा और इंटरनेट नहीं होगा, अब आप इंटरनेट रिक्वेस्ट तो नहीं भेज सकते, लेकिन जो आपकी लास्ट पुराना डेटा था वो भी नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि आपकी ऐप जैसे क्लोज हुई तो इन मेमोरी जो डेटा था वो भी उड़ गया। पर अगर आपने वहाँ पे डेटाबेस का यूज़ किया हुआ है एप्लीकेशन में, तो आप डेटाबेस में से डेटा लाकर जो ऑफलाइन डेटा है एटलीस्ट वो दिखा सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपका डेटाबेस है वो फ्रंट एंड में भी यूज़ हो सकता है, वो बैक एंड का पार्ट तो मोस्टली होता ही है, क्योंकि जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस हैं जो बहुत सारा लोड हैंडल करती हैं उसमें डेटा रिक्वायरमेंट हमेशा होगा। तो इसलिए डेटाबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और वो बहुत सारी जगह यूज़ आता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से डेटाबेस के कुछ बेसिक्स समझ आए हुए होंगे कि डेटाबेस क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं हम, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस तरह के दो तरह के डेटाबेस होते हैं जो हमने डिस्कस किए, सीक्वल, नो सीक्वल, और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को कैसे अवॉइड करते हैं डेटाबेस में, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। इसके अलावा सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल, शार्डिंग, इंडेक्सिंग, इन सब पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उन्हें डिटेल में समझ पाओ। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम डिज़ाइन या किसी भी टॉपिक पे मैं कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उन पे एक अलग से वीडियो बना पाऊँ। Alright then, this is Mohit Chhabra signing off. Subscribe to the channel and thanks for watching.